स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त एकदम। पेपर आ गया है बेटा, और इस बार पता है हर तरह के पैटर्न्स हैं। बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में सब एमसीक्यू पैटर्न ज्यादा आ रहा है। तो एमसीक्यू के लिए परेशान नहीं होना। आप जो सब्जेक्टिव पढ़ते हो वही एमसीक्यू पैटर्न होता है, वही सिलेबस होता है, बस छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। तो आप सब्जेक्टिव पेपर को अच्छे से तैयार करो, एमसीक्यू अपने आप हो जाएगा। ओके, आज हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है proof of law of reflection by वेव थ्योरी। मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है वेव थ्योरी से। ओके, तो रिफ्लेक्शन लॉ जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था उसी लॉ को प्रूव करना है। देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन प्रूव करना है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक मिरर लेना पड़ेगा। आपने ले लिया ए बी, ये क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर ले। अब इसके ऊपर आप तीन रेस को लेकर आओ, और वो भी इंफिनिटी से लेकर आओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप रे को कहां से लेकर आओगे? इंफिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से बेटा, तो आपको वहां पे वेवफ्रंट भी दिखाना पड़ेगा। ये मैंने वेवफ्रंट का नाम रख दिया मैंने, ध्यान से देखना, ए। और हम तीन रे को लेकर आ, तीन रे को हम लेकर आए। 3 रेज आर कमिंग। ओके, सेकेंड रे, थर्ड रे। ये कहां से आ रही है? सब इंफिनिटी। रे 2, रे 3। ये तीन रे हो गई। तीन रे कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट रे, सेकेंड रे और थर्ड रे। रे हैं, दूर से आ रही हैं, तो हमने जो ये वेवफ्रंट बनाया था का नाम ए डैश जो रखा था, ए से यहां तक आ गया। ये जितनी भी रेज आ रही हैं सब रे वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर शो होंगी। क्यों होंगी परपेंडिकुलर? क्यों होंगी? क्योंकि ये रे कहां से आ रही हैं? दूर से आ रही हैं, इंफिनिटी से आ रही हैं। तो बोलोगे सर यहां 1 2 3 कौन से रे हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहां से ये रे आ रही हैं? इंफिनिटी से, अभी तो पैरेलल है। अब ये जब रे गिरेंगी तो एक वेवफ्रंट भी दिखाना पड़ेगा। इस चैप्टर में अगर हम रे दिखाएंगे तो वेवफ्रंट भी दिखाएंगे, और रे वेवफ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, और ये प्लेन वेवफ्रंट होगा क्योंकि रे इंफिनिटी से आ रही है। तो ए डैश क्या है? एक प्लेन वेवफ्रंट है बेटा, प्लेन वेव। अब ध्यान से देखो, अब एक एंगल भी मानना पड़ेगा। तो हमने एक एंगल लिया है आई। अब ये आई अभी कोई इंसिडेंट एंगल नहीं है। आई देखो डायग्राम में किसके बीच एंगल है। अब आई अगर गौर से देखोगे तो किसके बीच एंगल है ना? ए बी क्या है? ये भी लिख दो। ये बोलो सर ए बी छूट गया। ए बी क्या है आपका? मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई क्या है? देखो, आई डायग्राम में देख के बताओ ना। आई वेवफ्रंट और मिरर के बीच एंगल है। अभी तो कोई इंसिडेंट एंगल है ही नहीं, कोई है ही नहीं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल का पंगा अभी तो आई कुछ और चीज को शो कर रहा है। किसके बीच एंगल है? शो करो, ध्यान से देखो। एंगल बिटवीन किसके बीच है? ए डैश एंड ए बी। मतलब अभी जो आई है इस डायग्राम में अभी तक टिल नाउ ये वेवफ्रंट और मिरर के बीच एंगल है। लेकिन अगर मैं सोचो साइड में एक नॉर्मल डाल दूं, मान लो मिरर के ऊपर नॉर्मल डाल दूं, तो ज्योमेट्री से अगर ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है कि जो दो लाइंस के बीच एंगल होते हैं वही उनके परपेंडिकुलर के बीच होते हैं। तो ए बी का परपेंडिकुलर ये लाइन, और ए डैश का परपेंडिकुलर रे तो है ही। इट मींस ये दोनों लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो ये आई तो ये भी आई हो। अब ये आई इंसिडेंट एंगल कहला सकता है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच।
अब कह सकते हो, अब ऑल्सो, अब कह सकते हो कि अब हम इसे इंसिडेंट एंगल भी कह सकते हैं। यस, ये है कॉन्सेप्ट इधर का। क्या हुआ, आप समझे या नहीं समझे? अभी क्या था फिर से बताओ। 1 2 3 वॉज इंसिडेंट रे फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से? इंफिनिटी से। कौन है? इंसिडेंट रे हैं। तो जब इंफिनिटी से आएंगे तो एक वेव फ्रंट भी होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा? जब ये इंफिनिटी से आएंगे तो कैसा वेव फ्रंट होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ए बी, मिरर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ वेव फ्रंट कितने एंगल पे ले लिया हमने? आई एंगल पे। लेकिन जब साइड में नॉर्मल डाल देंगे मिरर के ऊपर, तब यही एंगल इधर भी शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ये दो लाइन और ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मिरर का परपेंडिकुलर ये लाइन, वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर ये वाला रे। तो अगर ये आपस में आई हैं तो ये भी आई होगा। अब आई को हम इंसिडेंट एंगल भी अब कह सकते हैं, पहले नहीं कह रहे थे, अब कह सकते हैं। तो इसके डबल मीनिंग हो गए, इंसिडेंट एंगल भी हो गया। इधर की बात हो गई पूरी। अब ये रे, अब ये रे आ रहा है, ओके, कहां पे आ रहा है बेटा? आया और आकर रिफ्लेक्ट, ये भी आया मिरर पे आकर रिफ्लेक्ट, ये भी आया मिरर पे आकर, तीनों के तीनों रिफ्लेक्ट हो गए। वन का रिफ्लेक्टेड 1 डैश, 2 का रिफ्लेक्टेड 2 डैश, 3 का रिफ्लेक्टेड 3 डैश हो गया। तो अब बताओगे सर ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश क्या है? एक एक करके बताएंगे। ये 1 2 3 के रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। और जब इधर रे दिखाया तो इधर भी वेव फ्रंट दिखाना पड़ेगा भाई। अब वेव फ्रंट हम एक और बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये वेव फ्रंट हमने बना दी है ना, इसके ऊपर ये सब रे परपेंडिकुलर है। इसका नाम क्या रख दोगे वेव फ्रंट का सर? ध्यान से देखना, इसका नाम रख दो बी बी। तो दो वेव फ्रंट आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में साफ, ए डैश जिसके ऊपर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हैं, फिर बी बी डैश ये इसके ऊपर ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों के परपेंडिकुलर हैं। तो अब इधर भी लिख देते हैं, इधर का भी डाटा हम लिख देते हैं। और उससे पहले और एक बात बता दूं मैं, ये वेव फ्रंट इस मिरर के साथ आर एंगल बना रहा है। जैसे ये वेव फ्रंट ए डैश वाला वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट जिसके ऊपर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर थे, वो मिरर के साथ आई बना रहा था। उसी तरह बी बी डैश जो दूसरा वेव फ्रंट है जिसके ऊपर ये रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है, ये वेव फ्रंट इस मिरर के साथ अब आर बना रहा है। लेकिन साइड में नॉर्मल डाल देंगे तो वही ज्योमेट्री से ये भी आर हो जाएगा, जैसे इधर आई हो गया था। कैसे कैसे कैसे? ये और ये परपेंडिकुलर, और रे वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर तो होता ही है। तो ये दो लाइन और ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये आर तो ये भी आर। तो अब इस आर को आप रिफ्लेक्टेड एंगल कह सकते हो, अब कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इधर का भी डाटा हम लिख ही देते हैं भाई, लिखने में क्या जाता है, लिखना तो पड़ेगा। तो अब बोलो इधर के बारे में बताओ। यहां पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये कौन सा रे हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और इन तीनों का जो परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, नया वेव फ्रंट इनका अपना है बी बी डैश, जिसके ऊपर ये तीनों परपेंडिकुलर है। बी बी डैश इस कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इसके ऊपर सारे रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हैं। और इसको कह सकते थे ए डैश को इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। आर, आर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? आर क्या है? पहले आर क्या था? मिरर और वेव फ्रंट के बीच एंगल था, लेकिन जैसे नॉर्मल डाला साइड में तो वही रिफ्लेक्टेड एंगल भी बन गया। तो आर का दो मीनिंग है, एंगल बिटवीन, बताओ, ए बी यानी मिरर एंड बी बी डैश मीन्स वेव फ्रंट। तो इसका एक और क्या मतलब है? रिफ्लेक्टेड एंगल।
सेम वही चीज इधर भी आ गया, जो उधर था इधर आ गया। डायग्राम बस इतना ही था, डायग्राम खत्म हो गया। अब हम प्रूफ में आए। हमें तो प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बात बताओ, जितनी भी रे होती है ना बेटा, सबकी लेंथ सेम होती है। अगर एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन तो एक ही मीडियम में होता है, तो लेंथ वाइज सब सेम होते हैं, क्योंकि सबकी स्पीड सेम होती है, एक ही स्पीड से। जितनी लेंथ ए बी डैश की होगी, इस वाले थर्ड रे की होगी यहां से यहां तक, उतनी ही लेंथ ए डैश बी की होती है। लेंथ आर सेम, आर सेम। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीड से सब ट्रेवल करते हैं, और टाइम भी एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट तक जाने में सेम लगता है। तो याद रखना लेंथ सबकी सेम होती है। तो मैं लिख सकता हूं अब यहां से, तो आपने कहा लेंथ सेम होती है, तो आप लिख सकते हो, देखो ए बी डैश, या फिर मैं ए डैश बी लिखूं, तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सी इंटू टी। स्पीड वही वेव की स्पीड सी लेते हैं ना, टाइम सी इंटू टी डिस्टेंस। किसी भी वेव को, चाहे फर्स्ट रे हो, चाहे सेकंड रे हो, चाहे थर्ड रे हो, सभी रे को फर्स्ट वेव फ्रंट ए डैश टू सेकंड वेव फ्रंट बी बी डैश, दे टेक सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम, टाइम टेक सेम टाइम आर सेम टू रीच फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। तो टी जब सेम है तो इनकी लेंथ भी सेम हो जाएगी। ये भी उतनी लेंथ का, ये भी उतनी लेंथ का। इसको भी देखेंगे, यहां से यहां ये भी इतना, मैंने लिखा नहीं है बट लेकिन सेम है, मैंने सिर्फ ये लिखा है और ये दो रे लिखे। टाइम सेम होता है, स्पीड भी सेम है, मीडियम एक है, तो दोनों रे की जो लेंथ देख रहे हो, किसकी किसकी, फर्स्ट जो रिफ्लेक्ट होके गया यहां से यहां, थर्ड जो गया यहां से यहां, लेंथ सेम होगी। ओके, अब ज्योमेट्री है, अब पूरी की पूरी ज्योमेट्री है बेटा, पूरी की पूरी ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्री को आपको ध्यान से देखना है। आप ज्योमेट्री को समझिए, क्या ज्योमेट्री है अब सुनिए। ज्योमेट्री ये है कि अगर मैं ट्रायंगल में आऊं, इन ट्रायंगल ए बी डैश बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी, मैंने दो ट्रायंगल लिया, आप ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल लिया ए बी बी डैश बी और एक लिया ए। कौन से दो ट्रायंगल लिए बेटा? ए बी डैश बी, दूसरा लिया ए डैश बी। इन दोनों में अगर एक चीज गौर करोगे, ध्यान से देखोगे, तो एक साइड कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी देखो आप और इस ट्रायंगल में भी देखो आप, दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड कॉमन है। कौन? ए बी। ए बी इज कॉमन साइड। और इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये वाली, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। कौन से ट्रायंगल की? ए डैश बी की। इसमें ए डैश बी की लेंथ देखो। और अब बात करूंगा मैं ए बी डैश बी, ए बी डैश बी, इसमें इस साइड की लेंथ सेम है, सेम है ना, अभी बताया ना सेम है। देखो, तो दोनों ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखोगे इन दोनों को बेटा, तो आपको साफ दिखा कि एक साइड कॉमन है सर। दोनों ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, एक साइड तो कॉमन हो गया, और जो एक एक साइड था वो भी सेम है सर। आप देखो सर, इस ट्रायंगल को देखो सर, इसमें ए बी डैश सेम है। इस ट्रायंगल को देखो सर, इसमें ए डैश भी सेम है। तो ये दो सेम साइड, ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है? अगर दो ट्रायंगल के दो साइड एक कॉमन लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, ये ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और ध्यान से देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल का दो साइड भी सेम है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से फिर इस कॉमन साइड के साथ जो एंगल बन रहा है दोनों ट्रायंगल का अपना अपना, वो भी सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं ज्योमेट्री से? सो एंगल ए डैश ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी बी डैश।
यानी इसका मतलब कि ये जो एंगल है कॉमन साइड के साथ वो भी सेम हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री। क्यों? इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन आ गया और एक एक साइड जो और है वो सेम भी हो गया, तो इसका मतलब जो कॉमन साइड के साथ जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल के साइड का और इस ट्रायंगल के साइड का वो दोनों सेम बनेगा। क्योंकि अगर एक साइड कॉमन है और दो ट्रायंगल के अलग अलग साइड, फिर से सुनो, एक साइड कॉमन है और दो ट्रायंगल के अलग अलग साइड उस कॉमन लाइन के साथ, कॉमन साइड के साथ सेम एंगल बनाएंगे अगर वो दोनों ट्रायंगल के वो दोनों साइड आपस में बराबर लेंथ के हैं। तो सोचो ये साइड कॉमन है ए डैश, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें जितनी लेंथ ए बी डैश की है उतनी ही लेंथ ए डैश बी की है। तो अगर दोनों ट्रायंगल में एक तो साइड कॉमन हो गया, दो साइड सेम हो गया, तो जो कॉमन साइड होता है उसके साथ दोनों ट्रायंगल फिर सेम एंगल बनाते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सो व्हाट आई कैन राइट, ये आई और आर यही है ना एंगल नीचे, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यही आई इंसिडेंट है और यही आर रिफ्लेक्टेड है। तो प्रूफ तो हो ही गया कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल आई आर सेम हुआ, वही आई इंसिडेंट है, वही आर रिफ्लेक्टेड है। अब आप कह सकते हो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ट्रायंगल का खेल है बेटा, कौन कौन सा है ट्रायंगल लिया था मैंने? ए डैश बी, अगला ट्रायंगल ए बी डैश बी, ए डैश बी, इसमें ए डैश बी और इस ट्रायंगल में ए बी डैश सेम है, ये साइड कॉमन है, तो सेम साइड उस कॉमन साइड के साथ सेम एंगल बनाते हुए दिखाई देंगे आपको। यू विल फाइंड द एंगल इज सेम, यस एंगल सेम है। सो वी कैन से I is equal to R from the geometry। आई आर का मतलब क्या हो गया? ये एंगल आई आर सेम, वही आई आर नॉर्मल डाला तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड हो गया, सो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इट प्रूव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कोई भी रे जो नॉर्मल के साथ बनाता है रिफ्लेक्टेड, या इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है इंसिडेंट, वो हमेशा सेम होता है। ये हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय व्हाट थ्योरी? वेव थ्योरी। ठीक है, अब बोलोगे सर चलो आपने ये प्रूव कर दिया, अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से थ्योरी से? बोलो। अभी मैंने क्या प्रूव किया बेटा? अभी मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया है, अब मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वेव थ्योरी। तो बोलोगे सर ये कैसे थ्योरी? बोलता हूं बिल्कुल प्रूफ, क्यों नहीं प्रूफ होगा? सेम वही काम करेंगे, अगेन सब कुछ वही ड्रामा दोबारा होगा। एक वेव फ्रंट लेंगे, एक सरफेस लेंगे, अब जो सरफेस होगा वो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। फिर हम तीन रे लेंगे बेटा, एक रे यहां से लाएंगे, एक रे यहां से, एक रे यहां, तीन रे लेंगे। रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, वही जैसे अभी हमने बताया था सेम हो रहा है। सेम ये आपका वेव फ्रंट है, इसका नाम हम ए डैश, सेम सेम ओके। और ये रे बहुत दूर से आ रहे हैं तो जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन होगा और ये तीनों रे परपेंडिकुलर। सेम डायग्राम तो है, बस पिछले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, अब ये यहाँ पे मान लो जब रिफ्रैक्शन होता है तो आपको या तो रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है, तो रिफ्रैक्शन में दो मीडियम लेना पड़ेगा। तो मान लो एक मीडियम इधर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और एक मीडियम इधर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दो मीडियम ले लिया, और जब मीडियम बदलेंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेना पड़ेगा। अब ये लाइट अभी मान लो ये जो मीडियम है आपका रेयर मीडियम है, और ये जो मीडियम आपने लिया मान लो डेंसर मीडियम है। ओके, तो जब लाइट अब उधर से डेंसर मीडियम में आएगी, तो मैंने क्या पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स में, जब लाइट रेयर से डेंसर आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ। ही 3 का रिफ्रैक्टेड 3 डैश, ये है
और याद है हम ये एंगल को क्या लेते थे बेटा, आई। अभी आई क्या है, एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का नाम ए बी रख दो। सेम वही हो रहा है, वहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और अगर हम नॉर्मल डाल देंगे साइड में तो यही भी आई बन जाएगा, इधर भी, याद है ना, यानी यही एंगल फिर इंसिडेंट भी हो जाएगा। सेम पहले तो वो वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एंगल शो होता है, लेकिन जब नॉर्मल डाल देते हैं तो वही फिर इंसिडेंट एंगल बन जाता है। ज्योमेट्री से अभी बताया था, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये आई तो ये भी आई। अब ये इंसिडेंट और नॉर्मल तो इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं। अब ये लाइट कहां आ रही है बेटा, सोचो, रेयर से डेंसर, आई नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, आई यहां पे नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, यहां भी लाइट आई बेटा, ए को साइड करना है ना, जगह होनी चाहिए, थोड़ी बना सकते। अब ये लाइट आई बेटा, ये नॉर्मल है ना, यहाँ पर नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, का नाम हम रख देते हैं, नाम थोड़ा व्हाइट से कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। ये कौन सरफेस था, रिफ्रैक्टिंग। ये वेव फ्रंट था, इसका नाम क्या था, ए डैश। और आपका ये एंगल आई तो आपको शो हो ही रहा, राइट। अब बताओ, सोच के बताना कि आप मुझे समझ के बताना कि ए बी आपका यहां क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये सब भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ए बी है वो कौन सा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वहां क्या था अभी पिछले टॉपिक में, अभी जस्ट 2 मिनट पहले वीडियो बैक करके देखोगे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, वहां पे ऐसे ऐसे मिरर बनाया था, हो गया। अब रिफ्रैक्शन में एक साइड रेयर है, एक साइड डेंसर है, रे आ रही है, आने के बाद दूसरे मीडियम में आई, रेयर से डेंसर है, तो वहां पे जो भी नॉर्मल होता है उसके तरफ मुड़ जाती है, जानते हो। अब जब सोचो, जब आपने 3 रे यहां बनाए तो यहां भी एक वेव फ्रंट दिखाना पड़ेगा, इसका नाम क्या रख दे वेव फ्रंट का बेटा, बी बी डैश। बी बी डैश है, ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये वो वेव फ्रंट है जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड रे सब परपेंडिकुलर है। सेम तो है, वही जो पढ़ाया वही, वहां रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे है। ये वेव फ्रंट वो है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, ये वेव फ्रंट वो है बी बी डैश जिसके ऊपर तीनों कौन से, रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर है। 3 का 3 डैश, 2 का 2 डैश, 1 का 1 डैश, ये तीनों कौन से रे हैं, ये तीनों रिफ्रैक्टेड रे हैं, उनके ऊपर का वेव फ्रंट है। जहां रे दिखाओगे वहां वेव फ्रंट दिखाना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे बेटा कि बी बी डैश क्या है, पहले आप ये बताओ, ए डैश क्या है, ए डैश है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, बी बी डैश क्या है, ये वो वेव फ्रंट है जिसके ऊपर तीनों रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हैं। ये सब कौन से रे जो आ रहे हैं, सब कौन से रे हैं बताओ ना, ये सब कौन से रे हैं, यहाँ लिख दूं 1 डैश, एक जगह देखे चले, ये सब कौन से रे हैं बताओ। ये जो 1 का रिफ्रैक्टेड 1 डैश, 2 का रिफ्रैक्टेड 2 डैश, 3 का रिफ्रैक्टेड 3 डैश, इनके ऊपर परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बी बी डैश, इनके ऊपर इन तीनों रे के ऊपर परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ए डैश। ये वेव फ्रंट सरफेस के साथ आई, नॉर्मल डालेंगे तो इधर से भी वही इंसिडेंट। ये वाला वेव फ्रंट अब सरफेस के साथ आर, और ज्योमेट्री से ये भी हो जाएगा आर। कैसे कैसे, ए बी का परपेंडिकुलर नॉर्मल है, वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर रे है, तो ज्योमेट्री में जो दो लाइन वही उनके परपेंडिकुलर। इसका मतलब यही एंगल इंसिडेंट बन गया जैसे पिछले वाले टॉपिक में बना था, और वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल वही रिफ्रैक्टेड एंगल भी है, दोनों का मीनिंग डबल है। इधर से देखोगे तो वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का है, इधर से देखोगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल है, इधर से देखोगे तो वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल है, इधर से देखोगे तो इंसिडेंट एंगल है। जैसे वहां था वही है यार, वहां सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा था पिछले टॉपिक में, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जब आपने देख लिया, तीनों रे को देख लिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तीनों सब डायग्राम बना लिया, तो अब डेरिवेशन में अब हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। यहाँ पे वेव फ्रंट एक और लिख दो ना, बी बी डैश भी वेव फ्रंट है ना, का नाम रखोगे रिफ्रैक्टेड वेव। 2 वेव फ्रंट है ना, क्योंकि एक वेव फ्रंट वो है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है,
है ना। ए डैश वो वेव फ्रंट है जिसके ऊपर 3 इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हैं, और बी डैश वो वेव फ्रंट है जिसके ऊपर तीनों के रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर दिखाए गए हैं। क्या क्या दिखाना है? 2 वेव फ्रंट, एक सरफेस। 2 वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट वो जिसके ऊपर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होगा, एक वेव फ्रंट वो जिसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे, पिछले टॉपिक में यहां रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होगा, बस और तो कुछ है ही नहीं। 2 एंगल आई और आर। पहले वो आई आर क्या होते हैं? सरफेस और वेव फ्रंट के बीच एंगल होते हैं। साइड में नॉर्मल डाल देंगे तो वही इंसिडेंट बन जाएगा ज्योमेट्री से, वही रिफ्रैक्टेड बन जाएगा या वहां रिफ्लेक्टेड बन जाएगा। अब मैंने क्या पढ़ाया था, आप भूल गए कि किसी भी रे को, कोई भी रे हो, उसे एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट आने में टाइम सेम लगता है। लेकिन एक बात बताओ, इधर मीडियम कुछ और है, इधर मीडियम कुछ और है, तो इधर के मीडियम में अगर हम स्पीड लाइट की c1 लेंगे तो यहां हमें स्पीड c2 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड भी बदल जाती है कि नहीं? नहीं पढ़ाया था मैंने ऑप्टिक्स में, अभी भी पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में भी, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब मीडियम चेंज होती है तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो उधर वाले मीडियम में जो लाइट ट्रेवलिंग करेगा वो c1 स्पीड से, तो इधर मीडियम में जितने भी आप रे को दिखाओगे वो c2 स्पीड से। लेकिन टाइम तो सेम लगता है, टाइम सेम लगता है। जितना टाइम लगेगा ए डैश बी में उतना ही टाइम लगेगा ए बी डैश में, उतना ही टाइम लगेगा सेकंड को यहां से यहां आने में, टाइम हमेशा सेम लगता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं ए डैश बी कितना होगा तो c1 इंटू टी, कैसे? लेंथ, ये वाली लेंथ, स्पीड इंटू टाइम। और इधर से ये वाली लेंथ देखें इस मीडियम में आकर, तो ये वाली रे इस मीडियम में है और एक रे इस मीडियम की उठाओ, एक रे उस मीडियम की, एक रे इस मीडियम की, उधर की उठाओ थर्ड रे, इधर की उठाओ 1 डैश, उस मीडियम की एक रे लो, इस मीडियम की एक रे लो, ए बी डैश क्या हो जाएगा? c2 इंटू टी। क्यों 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 क्यों? स्पीड अलग हो जाएगा, है कि नहीं? बट टाइम तो हमेशा, मीडियम बदल दो फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक आने में टाइम हमेशा सेम लगता है, चाहे मीडियम कुछ भी हो, डजंट मैटर। रिफ्लेक्शन में क्या था? स्पीड वॉज सेम, दोनों स्पीड सेम था तो ये दोनों की लेंथ भी सेम आ रही थी। यहां स्पीड अलग है तो दोनों की लेंथ अलग हो गई, बस यही तो है। वहां ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, या हम ट्रिगो का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ट्रायंगल, ये वो एंगल सेम, कॉमन साइड, यहां ट्रिगोनोमेट्री। अब यहां पे जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में आते हैं। ओके, ट्रायंगल का नाम है ए डैश, कौन से ट्रायंगल में है? ए डैश बी, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री यहां पे बन रहा है। देखो इसमें साइन थीटा ले लो, साइन आई, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर? ए बी। हाइपोटेनियस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये 90 है तो ये साइड बेस होगा, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वाज ए डैश बी, सॉरी, साइन आई परपेंडिकुलर ए डैश बी और हाइपोटेनियस ए बी। कैसे हुआ? तो ट्रिगो में पढ़ा है ना आपने बेटा, 10th तो पास करके आए होगे जरूर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके साथ जो 90 डिग्री बना रहा है साइड वो बेस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ए डैश बी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब ट्रायंगल में आ जाओ, अब ट्रायंगल हम ले रहे हैं नीचे वाला, ए बी बी डैश। इसमें ले लो साइन आर, साइन आर क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सामने वाला परपेंडिकुलर, जो 90 बना रहा है वो तो बेस, ये परपेंडिकुलर है, इसके साथ ये साइड 90 है, वेव फ्रंट रेप 90 डिग्री पे होते हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो ए बी डैश अपॉन ए बी हो गया। निकाल दिया आपने, दोनों ट्रायंगल में साइन ले लिया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है ए बी कैंसिल, ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। ए डैश बी क्या है? आपने ऊपर निकाला है, ए बी डैश क्या है? ऊपर निकाला है, टी और टी कैंसिल,
C1 अपॉन C2 आ गया sin i बाई sin r। ओके, फिर आप याद करो, थोड़ा सा पिछला चैप्टर याद करो, क्या पढ़ाया था मैंने कि लाइट की जो स्पीड होती है, मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, लाइट की जो स्पीड होती है वो हमेशा मीडियम के म्यू के इनवर्सली होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी कहने का मतलब ये है कि C1 बाई C2 को हम लिख सकते हैं, उल्टा है ना, μ2 बाई μ1। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि C1 बाई C2 को हम μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया sin i बाई sin r, C1 बाई C2 को क्या लिख देंगे? μ2 बाई μ। हो गया कैसे? स्पीड म्यू के इनवर्सली होती है तो C1 बाई C2 कैन बी रिटन एज μ2 बाई μ1। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, C1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू। अब आप देखो, शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, ये कुछ लॉ याद आया? ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। यही तो है स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ? याद है रे ऑप्टिक्स? उधर का μ1 उधर का साइन एंगल μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू इधर का म्यू इधर का एंगल साइन आर। स्नेल्स लॉ आ गया, μ1 इंटू साइन आई μ2 इंटू साइन आर। इसका मतलब स्नेल्स लॉ कौन सा लॉ कहलाता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने स्नेल्स लॉ तक पहुंच गए, हम स्नेल्स लॉ तक आ गए। किसके थ्योरी से? पूरी वेव की थ्योरी से। इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द वेव थ्योरी। यही है। रिफ्लेक्शन में ज्योमेट्री था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहां ट्रिगो ही ट्रिगो है, सिर्फ ट्रिगो है, ओनली ट्रिगो है। यहां रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 3 रे इंसिडेंट, 3 रे रिफ्लेक्टेड, यहां 3 रे इंसिडेंट, 3 रे रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे का अपना वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रे का अपना वेव फ्रंट, वहां रिफ्लेक्टेड रे का अपना वेव फ्रंट। पहले आई होता है वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल, आर होता है वेव फ्रंट और सरफेस के बीच का एंगल। दोनों डेरिवेशन में इनसाइड में जब नॉर्मल डाल देते हैं, तो यही एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में भी बदल जाता है। चाहे किसी भी रे को, चाहे मीडियम कुछ भी हो, सेम हो अलग हो, सेम होता है। बट रिफ्लेक्शन में इन दोनों रे की लेंथ सेम थी क्योंकि स्पीड भी सेम था। बट यहां रिफ्रैक्शन में ये वाला रे अलग मीडियम में, ये वाला रे अलग मीडियम में, तो लेंथ अलग अलग हो जाएगी स्पीड अलग होने के कारण। फिर आप स्नेल्स लॉ लगाओ और आपके पास, और स्नेल्स लॉ बोल रहा हूं, फिर आप ट्रिगो लगाओ, आपके पास स्नेल्स लॉ आ जाएगा, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि रे में इतना नहीं था, रे में होता था, लेंदी था, बट कैलकुलेशन था। इसमें कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। वीडियो को जरूर देखना, एक बार में नहीं समझ में आता ये सब, 2 बार देखना पड़ता है, 3 बार देखना पड़ता है। और नोट्स प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस, और खूब पढ़ाई करो। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ बेटा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।